हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनसे संबंधित क्या क्या संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे और मौलिक अधिकारों के बीच में, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में क्या अंतर है तथा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डीपीएसपी क्या है। तो डीपीएसपी की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ राज्य के कर्तव्य या राज्य के लिए जो दिशा निर्देश संविधान के द्वारा दिए गए हैं कि अगर आप कल को कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो क्या आपकी जो है दिशा निर्देश रहेंगे, किस कौन सी आपको जो है गाइडलाइंस फॉलो करनी है, कौन सी तरफ या कौन सी डायरेक्शन में आपको काम करना है, उस चीज़ को बताने का काम डीपीएसपी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर डीपीएसपी है क्या। तो अगर सोर्स की बात करें तो डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और आयरलैंड ने ये कहाँ से लिए थे? स्पेन के संविधान से लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है ये। दूसरे की बात करते हैं संविधान के भाग और अनुच्छेद की। तो यह जो भारतीय संविधान है उसके भाग 4 यानी कि चैप्टर 4 में हमें देखने को मिलता है, और आर्टिकल कौन सा है? 36 से 51 के बीच में देखने को मिलता है। इसके क्या टारगेट रहने वाले हैं? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र, मतलब लोगों में किसी तरह से ज़्यादा आपको आर्थिक केंद्रीकरण ना देखने को मिले, धन का समान रूप से वितरण हो, लोगों के पास, सबके पास जो है बराबर संसाधनों का बंटवारा हो, उस तरह की चीज़ें, और समाज को भी आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करना। प्रकृति में अगर बात की जाए तो गैर न्यायोचित रहेंगे, यानी कि अगर सरकार के द्वारा इन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो आप इनके लिए किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में जो है मांग नहीं कर सकते। सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप उनके खिलाफ अदालत नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं संविधान की एक अनोखी विशेषता के बारे में। ये क्या रहने वाली है? संविधान की एक अनोखी विशेषता जो डीपीएसपी को कहा गया है, नोबल फीचर किसने कहा है? तो आप ध्यान रखेंगे बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इस बात को कहा गया है। संविधान की आत्मा किसने कहा है डीपीएसपी को? तो ये आपको देखने को मिलेगा ग्रीनविल ऑस्टिन जो है, उन्होंने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों को मिलाकर क्या कहा है? इसको अंतरात्मा कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की अंतरात्मा इसे कहा है। मूल सिद्धांत की बात की जाए तो अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि तत्वादेश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आर्टिकल जो है इस बारे में बात करता है कि जो डीपीएसपी है वो देश के शासन के मूलभूत है और राज्य इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल कौन सा रहने वाला है? 37 आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तो डीपीएसपी के बारे में देखते हैं किस तरह से चीजें होती है। सबसे पहले एक्चुअल में डीपीएसपी को हमें 3 भागों में बांटते हुए देखने को मिलेंगे। जो संविधान पढ़ने वाले लोग हैं, जब संविधान में डीपीएसपी इंक्लूड किए गए थे उस दौरान इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं देखने को मिलता, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि जो संविधान को स्टडी करने वाले लोग थे उन्होंने कुछ वैल्यूज पाई। जैसे कुछ लोगों को जो है, जहाँ पे समाज की भलाई जिन जिन आर्टिकल में देखने को मिली, या समाज के बारे में जो बात करते थे, समाज के दबे कुचले वर्ग को ऊपर उठाने की बात करते थे, तो उन राजनीतिज्ञ या संविधान के एक तरह से स्टडी करने वाले लोगों ने उसे समाजवादी सिद्धांत के अंदर अंतर्गत डाल दिया कि भाई ये तो समाज के भलाई की बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक ग्रुप अलग से उन्होंने बनाया जिसे नाम दिया गया समाजवादी सिद्धांत। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 38, एक क्या बात करता है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना और आय, स्थिति, अवसरों की असमानता को दूर करना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? तो आर्टिकल 38। 39 की बात करते हैं, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य और समान वेतन। ये क्वेश्चन में आता है, जरूर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है। धन व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण करना, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 39 इसके बारे में बात करता है। 39A की अगर बात की जाए तो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाना, फ्री लीगल एड की जो बात होती है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है आर्टिकल 39A में। और ध्यान रखेंगे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जुड़ा है ये? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 41 की, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का और बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ विशेष स्थितियों में जो है लोक सहायता पाने की बात कही गई है। कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 41। और कहाँ कहाँ जो है राज्य सहायता करेगा? एक तो काम पाने में सहायता करेगा, दूसरा शिक्षा पाने में, और तीसरा अगर बुढ़ापा, बीमारी या विकलांगता की स्थिति है तो उसमें भी जो है आपका सहयोग करने वाला है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 में हमें क्या देखने को मिलता है? कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित कराना और प्रसूति सहायता का उपबंध। तो ध्यान रखेंगे दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक तो
है कि न्याय संगत और यानी कि एक तरह से मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाने की बात है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा हमें देखने को मिलेगा प्रसूति सहायता के बारे में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करने वाले हैं। आर्टिकल जो 42 है वो किसके बारे में बात करता है, दो चीज़ों के बारे में हमें बात करता हुआ दिखाई देता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है, सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करना, कि सबके लिए जो है इतनी सैलरी तो सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे वो एक अपना लाइफ स्टैंडर्ड से जी सके। तो उस तरह की किसी का जो है अगर आप योग्यता से कम की बात ना कह के, मतलब जो एक तरह से समाज में आपको देखने को मिलेगा या किसी कार्य के लिए जो एक एक्सपेक्टेड इनकम होनी चाहिए वो तो कम से कम व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 43 ए की बात की जाए तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और किस आर्टिकल के किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये जोड़ा गया है। फिर अनुच्छेद 47 की बात करें तो लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये भी कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो 47 इसके बारे में बात करता है। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। अब कुछ ऐसी चीजें थी जो संविधान को पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने पाया कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे संविधान के डीपीएसपी में है जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित लगती है। तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल कौन सा देखने को मिलता है, 40। गांधी जी भी बात करते थे ग्राम पंचायतों के गठन की, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि डीपीएसपी में भी ग्राम पंचायतों के गठन, उनके स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की, उनको शक्ति देने की बात कही गई है। तो ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 40 में हमें देखने को मिलता है। 43 की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर बढ़ावा देना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 43 किसके बारे में बात करता है, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देना। फिर बात करते हैं 43 की, सहकारी समितियों की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ये बात करता है, उनका स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। और कौन से आपको देखने को मिलेगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया है ये, तो आपको ये देखने को मिलेगा 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत ये जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। फिर आता है अनुच्छेद 46। इसमें क्या कहा गया है कि भाई जो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं और अन्य जो लोग हैं ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं, उनका क्या करना, शैक्षणिक और आर्थिक हितों को उनके बढ़ावा देना, ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 46 इसके बारे में बात करता है। 47 की बात करें तो यहाँ भी हमें 47 देखने को मिलता है। ये किस बारे में बात करता है, तो नशीले पदार्थों, शराब, दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध करने, और ये गांधीवादी विचारों से प्रेरित रहने वाला है। 48 में बात की जाए तो गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं के वध को रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान रखेंगे आप कि गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशु जो है उनके वध पर रोक लगाना तथा उनकी नस्लों में सुधार करना, ये भी राज्य का कर्तव्य रहने वाला है अंडर आर्टिकल 48। फिर बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 की बात करें तो भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी, यानी कि विवाह, तलाक, अन्य बच्चा गोद लेने का, संपत्ति संबंधी जो कानून है, सारे के सारे जो है एक समान होने चाहिए। कोई हिंदू नहीं होना चाहिए, कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए, या दोनों के लिए या अन्य धर्मों के लोगों के लिए ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, बल्कि सबके लिए एक तरह का एक देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। इसके बारे में बात करता है समान नागरिक संहिता के तहत। तो अनुच्छेद कौन सा रहने वाला है, 44 रहने वाला है। अनुच्छेद 45 की बात की जाए, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। और ध्यान रखेंगे ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जुड़ा था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो रहेगा 2002 वाला, उसके तहत ये जोड़ा गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। फिर आता है अनुच्छेद 48। इसमें क्या है, तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। तो कृषि और पशुपालन की बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है, 48। ऊपर हमने दुधारू पशुओं से संबंधित देखा था और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कृषि और पशुपालन से। फिर आते हैं अनुच्छेद 48A। इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करना। अंडर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें देखने को मिलेगी, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारकें हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, उनका हमें रक्षा करनी है, उनका हमें संरक्षण करना है। तो राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी स्मारकें हैं
वो हमें देखनी है। स्थान जो सार्वजनिक रहने वाले हैं या वस्तुएं जो इंपॉर्टेंट है राज्य के धन से हमें देखने को मिलती है, जनता के धन से बनी हुई हमें देखने को मिलती है, उन सब का हमें क्या करना है, एक तरह से सुरक्षा उनकी करनी है। 50वें की बात की जाए तो राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की कोशिश करना, ताकि बेहतरीन तरीके से प्रशासन को आगे बढ़ाया जा सके। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कौन सा करता है, तो आर्टिकल 50 आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 51 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध को बनाए रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखेंगे आप। कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा है, अनुच्छेद 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो आपको पहला जो अंतर देखने को मिलेगा ये पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे, ये पार्ट 4 या भाग 4 में आपको देखने को मिल रहे हैं डीपीएसपी। स्रोत की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड से लिए हैं। ये न्यायोचित हैं, लेकिन उल्लंघन पर कोर्ट इन पे जाए, क्योंकि न्यायोचित है इसलिए जो है अगर उल्लंघन कोई करता है तो कोर्ट जाया जा सकता है। तो यहाँ पे न्यायालय में आप इनके खिलाफ, इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। गैर न्यायोचित है, अगर सरकार उपलब्ध नहीं करवाती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं मौलिक अधिकार, जबकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कौन सुनिश्चित करता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें सुनिश्चित करने वाले जो रहेंगे वो रहने वाले हैं डीपीएसपी। ये नकारात्मक प्रकृति के हैं, क्यों, क्योंकि राज्य की शक्तियों को रोकते हैं, राज्य पर रोक लगाते हैं, इसलिए इन्हें नेगेटिव प्रवृत्ति का कहा गया है। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने के लिए निर्देशित करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। लागू होना, ये स्वतः लागू है, किसी कानून की इसके लिए जरूरत नहीं है। तो ये हमें जो है स्वतः ही लागू होते हुए दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हो रहा है उसे सारे के सारे हमें मौलिक अधिकार मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ता है। तो डीपीएसपी में हमें देखने को मिलता है कि अगर लागू करना है तो भाई कानून लाना पड़ेगा, लेकिन इस साइड कानून की कोई जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही हमें प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण अदालती मामले कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा चंपाकम दोराई राजन केस 1951 हमें देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच टकराव होता है तो मौलिक अधिकार सर्वोपरि होंगे। तो फंडामेंटल राइट जो है हमेशा डीपीएसपी से बड़े रहने वाले हैं। ये किसमें बोला गया, चंपाकन दोराई राजन मामले में बोला गया। फिर बात करते हैं गोलकनाथ मामला 1967 का हमें देखने को मिलता है। कोर्ट ने तय किया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा गया डीपीएसपी से। फिर आता है केशवानंद भारती मामला 1973। डायरेक्ट आपसे केस की भी ईयर पूछी जा सकती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, पर मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि अगर संसद चाहे तो जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कर सकती है, उनको भी संशोधित कर सकती है। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा कि जो संविधान बनते समय 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को जो चीज़ें संविधान में लिखी गई थी, जो मौलिक अधिकार संविधान निर्माताओं द्वारा हमें दिए गए थे, उनके जो मूलभूत एक तरह से आपको प्रेरणा देखने को मिलेगी, या मूलभूत जो आइडियोलॉजी थी उसके पीछे कि कौन सा अधिकार क्यों दिया जा रहा है, उसको क्या नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त करने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो एक तरह से यानी कि जो बात लिखी गई थी 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो संविधान में चीज़ें शामिल थी उनको किसी तरह से अमेंड नहीं किया जा सकता है। हाँ, उनमें किसी तरह से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो मूल भावना नहीं मरनी चाहिए उसकी। तो वो हमें देखने को मिलेगा। फिर आता है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, संतुलन स्थापित करना होगा। तो इसकी नींव पर टीका है और एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पे कहा गया कि फंडामेंटल और जो डीपीएसपी है वो इक्वल है, उनके बीच अगर आप बैलेंस लेकर चलोगे तो एक लोक कल्याणकारी राज्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणियां तथा इनसे संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। केटी शाह की टिप्पणी है कि ये क्या कहते हैं कि डीपीएसपी की आलोचना करते हुए इन्होंने कहा एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। यानी कि राज्य जो है जब उसके पास इतने संसाधन हो जाएंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को बांटेगा। तो इनका कहना सिंपल सा है कि भाई अगर राज्य के पास संसाधन नहीं है तो लोगों तक ये कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए ये कहते थे कि इन्हें क्या करो, इन्हें मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसी कारण ये
आलोचना करते हुए हमें दिखाई देंगे। फिर आते हैं टीटी कृष्णमचारी, इनका क्या कहना है कि भाई उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा था, तो इन्होंने कुछ नहीं, इसे क्या कहा, वर्टिकल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए भाग 4 के बाहर नीति निर्देशक तत्व कौन से देखने को मिलते हैं, तो जो भाग 4 से बाहर है, एक तो अनुच्छेद 335 देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो दावे हैं सेवाओं के लिए, उनकी बात करते हैं। 350 में बात की गई है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा, और अनुच्छेद 351 बात करता है हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए राज्य कार्य करेगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी होगी सारी। अब बात करते हैं आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्या जो है इससे बन सकते हैं। भारतीय संविधान में डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिलता है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेन से हमें देखने को मिलता है। फिर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में और किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो डीपीएसपी का जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है भाग 4 में हमें देखने को मिलेगा, और 36 से लेकर 51 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर रहने वाला है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह साफ करता है कि नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं करवाए जा सकते हैं, तो अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं करवा जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसके बारे में बात करता है। 37 आर्टिकल 37। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है, तो आपको देखने को मिलेगा क्या पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, सैन्य राज्य, अधिनायक राज्य, कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया जाता है, तो कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 40 इसके बारे में बात करता है। फिर बात करते हैं पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान संहिता लागू करने के निर्देश किस अनुच्छेद में है, तो समान नागरिक संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 इसके बारे में बात करेगा। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान कौन करेगा, बैंक सुविधा अनुसार करेगा। किसकी ये स्टेटमेंट रहने वाली है, केटी शाह की स्टेटमेंट रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप इसे नोट करेंगे। फिर बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के से एक दूसरे को अलग करने की बात कही गई है, आर्टिकल 50 इसके बारे में बात करता है। भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया था, तो यहाँ पे कौन सा हमें देखने को मिलेगा कि जो नहीं जोड़ा गया था, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रहने वाला है सॉरी, यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा आपको, अनुच्छेद 44 मिलेगा, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे जोड़े गए थे। 39, 43A और 48A जो है ये सब जोड़े गए थे, जबकि 44 मूल संविधान में पहले से शामिल था। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है, तो ये हमें देखने को मिलता है डीपीएसपी में, ये बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका हुआ है, तो मिनर्वा मिल्स मामला जो रहेगा 1980 का, उसमें ये बात कही गई थी। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के निर्देश संविधान के किस वर्ग के अंतर्गत कहे गए हैं, तो ये हमें देखने को मिलेगा कि ये चीजें कही गई है गांधीवादी सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो मूल संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अब अनुच्छेद 45 के तहत कौन सा आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का उपबंध कहा गया है, तो यहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की यहाँ पे बात होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 से बाहर हमें देखने को मिलता है, तो संविधान के भाग 4 से हमें कौन बाहर देखने को मिलता है, 350 देखने को मिलता है, 351 और 335। ऑप्शन नंबर डी तीनों ही देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। ये इससे संबंधित आप चीजें देख सकते हैं। आर्टिकल 37 की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये मूलभूत शासन में जो है मूलभूत है, लेकिन कोर्ट द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो 40 हमें पता है, 51 की बात की जाए तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। 44 जो हमने बात की थी कि बाकी सारे तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, 39A, 43A, 48A, लेकिन 44 इसके तहत नहीं जोड़ा गया है। मिनर्वा मिल मामले में क्या कहा गया था, तो भाई हमें जो है दोनों के बीच में संतुलन बनाकर रखना होगा, क्योंकि ये दोनों के
एक तरह से पूरक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था। ध्यान रखेंगे कौन सा आर्टिकल 21 ए इसके बारे में बात करता है। जिसके बाद अनुच्छेद 45 में क्या रह गया, तो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शुरुआती देखरेख और शिक्षा शामिल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ऊपर हमने सारी चीज़ें इसके संबंध में देखी है। तो यहाँ पे जो है हमारा डीपीएसपी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय।